हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो बेटा पिछले कुछ समय से जो अपना टॉपिक चल रहा है फर्स्ट यूनिट का थर्ड लेसन, परागण, निषेचन, भ्रूण एवं भ्रूणकोश का परिवर्तन, ठीक है। उसी संदर्भ में आज अपन शुरुआत कर रहे हैं बेटा परागण व उसके प्रकार। ये अपना सबसे पहला टॉपिक है जो अपन को डिस्कस करना है। पिछली क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आज उसका रिवीजन भी हो जाएगा और यहाँ से अपनी शुरुआत भी होगी, ठीक है। तो देखिए हेडिंग भी देता हूँ मैं, परागण व उसके प्रकार। तो देखो सबसे पहले तो एक टेबल के माध्यम से आपको मैं परागण के प्रकारों के नाम लिख के बता देता हूँ, है ना। फिर वन बाय वन अपन एक एक प्रकार के परागण को पढ़ लेंगे, राइट। देखिए जैसे बेटा बीचों बीच में मैंने लिख दिया परागण, ठीक है। और बेटा परागण आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं। दो प्रकार का होता है, एक तो होता है बेटा स्वपरागण और दूसरा होता है बेटा परपरागण। ये दो प्रकार हैं किसके बेटा, परागण के, स्व एंड पर, ठीक है। अगली बात सुनो, स्व परागण की क्रिया उन्हें दो प्रकारों में बांटी गई है ना। एक तो इसमें अपन पढ़ेंगे बेटा स्वयुग्मन और दूसरा क्या पढ़ेंगे इसमें, सजात पुष्पी परागण। थोड़ा सा ध्यान से धैर्य रख के सुनना, ठीक है। तो बेटा अब सबसे पहले पहला प्रश्न तो मेरा यही है आज का कि भाई परागण किसे कहते हैं और परागण के प्रकारों को परिभाषित कीजिए, है ना। तो वन बाय वन आप सुने। देखो सबसे पहली बात तो कर रहा हूं बेटा मैं परागण की, बिल्कुल वही परिभाषा पढ़ेंगे जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए ये मैंने किसी पुष्प का पुंकेसर बना दिया, पढ़ा चुका हूं आपको इसकी संरचना। ये ऊपर वाला पोर्शन परागकोश होता है और इसी परागकोश के भीतर बनते हैं बेटा परागकण, या इनको अपन क्या बोल सकते हैं, लघु बीजाणु, ठीक है ना। परागकण या लघु बीजाणु, क्लियर। आगे चलिए, ऐसे ही पुष्प में मादा जननांग के रूप में अंडक या स्त्री केसर होता है, ठीक है। उसके भी आपको मैं तीन भाग बता चुका हूं, ये के तीन भाग हो गए। आधारी फूला हुआ भाग तो ये हो गया, अंडाशय कहलाता है, आपको संरचना में समझा चुका हूं। अब तो बस मुझे कहना है ये वाला भाग वर्तिका कहलाता है और शीर्ष पर बेटा वर्तिकाग्र, ठीक है। तो काम आने वाले सारे भाग मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए। अब मैं इसकी परिभाषा बोलता हूं, वेरी सिंपल। किसी पुष्प के पराग कणों का, ये लिखा हुआ, किसी पुष्प के पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। हो गई परिभाषा, मैं रिपीट करता हूं, वापस सुन लीजिए। किसी पुष्प के पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है, क्लियर। अब आगे जाइए, परागण बेसिकली कितने भागों में बंटा हुआ होता है, दो भागों में। पहला प्रकार कौन सा लिखा है बोर्ड पे, स्वपरागण। तो स्वपरागण की परिभाषा को समझिए और बेटा समझने के लिए ये मैंने आपके सामने दो, इनको आप पेड़ ही मान लीजिए, आपके बस समझ में आ जाए कि एक्चुअल में वो बेसिक है क्या। देखिए इस पादप के अंदर मैंने ये फूल खिला दिए, मान लीजिए दो फूल खिला दिए। अभी अपन एक ही पादप की बात कर रहे हैं, है ना। तो देखो एक फूल ये हो गया, पुष्प कह दो, दूसरा पुष्प ये हो गया। इस पुष्प में मैंने ये तो मादा जननांग बना दिया,
और ये मैंने नरजन्नांग पुंकेसर बना दिया। एज वेल एज इसमें भी मैंने ये तो स्त्री केसर यानी कि मादा जन्नांग बना दिया और ये मैंने नरजन्नांग यानी कि पुंकेसर बना दिया। ठीक है, तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैं परिभाषा बोलूं तो मेरी आवाज को और मेरे हाथ को दोनों को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक, देखिए तो पहली मुझे परिभाषा समझानी है किसकी बेटा, स्वपरागण की। मेरे हाथ को भी देखते रहना। देखो, किसी पुष्प के परागकणों का गौर करना। चलो ऐसे, किसी पुष्प के परागकणों का परागकोश से उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर एक बात, या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। 1 मिनट मैं इसको इंडिकेट कर देता हूं। या तो परागकण यहां आएंगे या बेटा यहां से उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंचेंगे। तो बेटा कुल मिला के आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि स्वपरागण की प्रक्रिया में या तो केवल एक पुष्प या सिंपल वे में कहें तो एक पादप, पेड़ नहीं बदल जाए, याद रखना पड़ेगा। तो एक बार इन दोनों चीजों को मिलाकर मैं एक बार कह देता हूं। कैसे बोलोगे, किसी पुष्प के परागकणों का परागकोश से उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वपरागण हो जाएगा। तो बेटा गौर किया होगा आपने कि मैंने 2 बातें बोली है ना। कौन कौन सी 2 बातें बोली हैं? एक बार तो मैंने पराग कणों को परागकोश से उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचाया है। रुक जाइए, इसलिए कह रहा हूं बेटा ये अधूरी परिभाषा पहले प्रकार की है। और जो इससे आगे मैंने दूसरी परिभाषा बोली कि भाई किसी पुष्प के परागकणों का उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना, वो बेटा इसकी परिभाषा होगी। तो गौर करें आप कि यदि आपसे स्वपरागण की परिभाषा पूछी जाए तो आप इसको और इसको मिला के बोलते हैं। और बेटा यदि आपसे पूछा जाए कि भाई स्वपरागण कितने प्रकार का होता है तो मैं अब दोनों को अलग अलग करके बोल रहा हूं, गौर करना। तो देखो ऊपर से ही चलते हैं। परागण 2 प्रकार का हो गया, स्व और पर। इसकी बात अभी अपन करेंगे, पहले इसको खत्म कर देता हूं। ठीक है, सुनिए। तो देखो स्वयुग्मन लिखा है, नाम से पता चल रहा है स्व, स्वयं यानी कि एक ही पुष्प, मीन्स परागण की क्रिया एक ही पुष्प में होती है। और यदि अपन इसकी बात करें तो परागण की क्रिया एक ही पौधे के 2 अलग अलग पुष्पों में होती है। डिफरेंस है बेटा ये इन दोनों में। क्लियर है? आगे चलिए। देखो जैसे मैं स्वयुग्मन की परिभाषा बोलूं तो कैसे बोलूंगा कि किसी पुष्प के परागकणों का परागकोश से उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना, राइट, स्वयुग्मन कहलाता है ना। और इसमें क्या बोलोगे, किसी पुष्प के परागकणों का परागकोश से उसी पादप के किसी दूसरे पौधे के उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना। मैं रिपीट कर देता हूं इस वाले को, दोबारा से सुनो। किसी पुष्प के परागकणों का उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर। एक बात याद रखनी पड़ेगी बेटा दोनों में कि पेड़ नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि यदि आपका पेड़ बदल गया तो बेटा परागण का प्रकार भी बदल जाएगा, जैसा कि अब समझाने वाला हूं। ठीक, अब देखो एक पौधा तो मैंने ये बना रखा, नंबर 1 लिख दिया, और बेटा दूसरा पौधा आपके सामने ये रहा। ठीक है, इसमें भी चलो मैंने एक फूल खिला दिया,
उसमें ये तो मैंने मादा जननांग बना दिया और ये नर जननांग बना दिया। एक और बात गौर करना कि बेटा दोनों के दोनों पादप एक ही जाति के हैं। आप ये मत सोचना कि नींबू के पुष्प के परागकण अरबी के पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने बैठ जाएं। नेवर, कभी नहीं हो सकता। एक ही जाति के बोलेंगे आप, मस्ट है ये कहना। तो इसकी परिभाषा सुनो आप। पर परागण किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। कैसे बोलोगे? किसी पुष्प के परागकणों का परागकोश से उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना पर परागण कहलाता है। तो बेटा मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपका बिल्कुल खत्म हो गया। अब एक बार मैं पूरे के पूरे प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद अपन प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे, मीन्स अगला टॉपिक। ठीक है ना? तो आप ध्यान से सुने। देखिए बेटा कैसे बोलोगे आप, मैं बोल रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो परागण की परिभाषा ध्यान से सुने। किसी पुष्प के परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। पहला प्रकार आपके सामने मैं बोल रहा हूं। किसी पुष्प के परागकणों का परागकोश से उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। ठीक है बेटा? और परपरागण की क्या परिभाषा बोलोगे, मैं बोल के बता रहा हूं। किसी पुष्प के परागकणों का उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना परपरागण कहलाता है। ठीक है बेटा? आगे चलिए। स्वपरागण की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। जरा बताओ कौन कौन से 2 नाम है? एक नाम तो क्या लिखा है बेटा बोर्ड पे, स्वयुग्मन, और दूसरा नाम क्या लिखा है बेटा बोर्ड पे, सजात पुष्पी परागण। तो अब आपको इन दोनों की परिभाषा भी सीखनी है। स्वयुग्मन क्या होता है? किसी पुष्प के परागकणों का परागकोश से उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना। ठीक है ना? और दूसरे में क्या बोलोगे, सजात पुष्पी परागण में। वेरी सिंपल, आप बोल दोगे बेटा कि किसी पुष्प के परागकणों का उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना सजात पुष्पी परागण कहलाता है। ठीक है बेटा? तो इस तरह अपना ये एक टॉपिक खत्म हो गया। कौन सा? परागण किसे कहते हैं और परागण के प्रकार। ठीक है? तो ये मैं मिटा रहा हूं। अब अपन अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बहुत सरल है और आ भी चुके हैं, ध्यान से समझना। देखिए दूसरा टॉपिक स्वपरागण। प्रश्न अभी मैं बोलने वाला हूं। और बेटा दूसरी बात, स्वपरागण हेतु पुष्प में पाए जाने वाले अनुकूलन। तो ध्यान से सुने। देखो बेटा पहली चीज तो आपको मैं समझा ही चुका हूं, परिभाषा। स्वपरागण की परिभाषा अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि बेटा स्वपरागण वह क्रिया है जिसमें किसी पुष्प के परागकण परागकोश से उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, ठीक है, या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो क्रिया क्या कहलाती है बेटा? स्वपरागण। ठीक है ना? और स्वपरागण की क्रिया के प्रकार भी आपको मैंने बता दिए।
स्वयुग्मन, और दूसरा प्रकार कौन सा है? सजात पुष्पी परागण। अब बेटा अपन दूसरा हेडिंग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। क्या हेडिंग लिखा है बोर्ड पे? स्वयं परागण हेतु पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलन। तो आपके सामने बेटा मैं 3 शब्द लिख रहा हूं। एक शब्द तो मैंने लिख दिया उभयलिंगता। क्या लिख दिया बेटा? उभयलिंगता, जिसका एग्जाम्पल मदर। दूसरा शब्द मैंने लिख दिया बेटा समकाल पक्वता। क्या लिखा दूसरा हेडिंग? समकाल पक्वता। इसका एग्जाम्पल क्या लिख रहा हूं बेटा मैं? गुले बांस। कॉमा लगा के दूसरे पादप का नाम मैंने लिख दिया कैथेरेंथस। ये इसके 2 उदाहरण लिख दिए। और तीसरा हेडिंग क्या लिख रहा हूं बेटा मैं? अनुन्मील्यता, है ना। और इसके एग्जाम्पल थोड़े से विचित्र है, मतलब नए हैं आपके लिए। वायोला, जंकस, ड्रोसेरा, कनकोआ, ऑक्जेलिस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहले तो प्रश्न सुन लीजिए कि कौन सा प्रश्न अपन पढ़ रहे हैं। कौन सा प्रश्न पढ़ रहे हैं बेटा? स्वयं परागण किसे कहते हैं? स्वयं परागण हेतु पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलनों को समझाइए। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले तो बेटा स्वयं परागण की परिभाषा बोल दोगे। एक बार नहीं 4 बार बता चुका हूं, है ना। अब अपन केवल स्वयं परागण हेतु पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलन पढ़ेंगे। तो गौर से सुने। अरे एक बात सुनो, देखो सबसे पहले तो आप ये जान लो बेटा कि परागण की जो क्रिया है वो एक बाई चांस घटना है। आप ऐसा कभी भी दिमाग में मत सोचना कि भाई किसी पादप के पुष्प के लिए यदि मैंने यूं कह दिया कि भाई इसमें स्वयं परागण हो सकता है, होता है, तो बेटा वो मेरा कहना भी गलत है। एक्चुअल में स्वयं परागण की संभावना ज्यादा होती है रादर देन पर परागण के, तो उसको ना अपन स्वयं परागित मान लेते हैं। अब इसका उल्टा भी बोल के देख लो कि मान लो मैं किसी पुष्प के लिए यूं बोलता हूं कि भाई ये पर परागित पुष्प है, तो मेरा ये कहना भी गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पादप के पुष्प में पर परागण की संभावना स्वयं परागण की अपेक्षा अधिक है। तो आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आप स्वयं परागण की परिभाषा लिख दोगे और उसके बाद आपका ये चल ही रहा है कि भाई स्वयं परागण के लिए पुष्पों में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। ठीक है। तो देखो बेटा सबसे पहला हेडिंग मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है? उभयलिंगता। क्या लिखोगे इसमें? बहुत इजी। कैसे बोलोगे? देखो बेटा वे पुष्प जिनमें दोनों प्रकार के जननांग यानी कि नरजननांग और मादा जननांग एक साथ उपस्थित होते हैं, ऐसे पुष्पों को उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। यानी कि उनमें नरजननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्री केसर दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। तो बेटा किसी पुष्प में दोनों प्रकार के जननांगों का एक साथ पाया जाना उभयलिंगता कहलाता है। और बेटा उभयलिंगता की अवस्था में स्वयं परागण की संभावना पर परागण की अपेक्षा अधिक होती है। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें एग्जाम्पल आपको क्या लिखना है? मटर। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अधिकांश पुष्प उभयलिंगी होते हैं। बैठ गई बेटा समझ में? अब दूसरी बात करते हैं, है ना। दूसरा हेडिंग आपके सामने क्या लिखा है? पढ़ के सुनाओ।
समकाल पक्वता शब्द है ना, ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि इसमें मुझे क्या बताना है। आप इसका संधि विच्छेद करो जैसे हिंदी में किया करते हो। सम समान, काल मतलब समय, और पक्वता परिपक्व होना। तो क्या बोलोगे बेटा? किसी पुष्प के दोनों प्रकार के जननांगों का एक समान समय पर परिपक्व होना समकाल पक्वता कहलाता है। तो इसको अपन यूं भी तो बोल सकते हैं कि किसी पुष्प के पुंकेसर के पराग कोशों का और बेटा स्त्री केसर की वर्तिकाग्र का एक समान समय पर परिपक्व होना समकाल पक्वता कहलाता है। ठीक है, अब आप इसमें वही जोड़ दीजिए जो मैं पहले जोड़ चुका हूं कि बेटा समकाल पक्वता की अवस्था में भी क्या होता है? स्वपरागण की संभावना पर परागण की अपेक्षा अधिक होती है। तो ये भी एक अनुकूलन हो गया। और इसमें एग्जाम्पल आप क्या बोलेंगे बेटा? एक पादप का नाम तो मैंने लिख रखा है गुलेबांस, और दूसरे पादप का नाम मैंने लिख रखा है कैथेरेंथस। ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। तो दो प्रकार के अनुकूलन पढ़ चुके बेटा। अब नंबर 3 पर आ जाइए, जो बेटा मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है। बढ़िया से मतलब पेपर में कई बार आपसे पूछा जा चुका है। हेडिंग क्या लिखा हुआ है? अनुन्मिल्यता। क्या लिखा है? अनुन्मिल्यता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमी, ये बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये शब्द भी आपको याद करना पड़ेगा। अब क्या विशेषता है बेटा ऐसे पुष्पों की? क्या बोलोगे आप? ये बोलोगे आप कि वे पुष्प, ध्यान से सुनना, वे उभयलिंगी पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं। गौर करो, वे उभयलिंगी पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं उन्हें अनुन्मिल्य पुष्प कहते हैं। तो बेटा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बेटा पुष्प भी बंद है और बेटा साथ में उभयलिंगी भी है, तो ऐसे पुष्पों में स्वपरागण की संभावना 100% होती है, पर परागण की संभावना नेग्लिजिबल होती है। क्योंकि बेटा सोचो कि जो पुष्प बंद है उसमें किसी दूसरे पौधे के पुष्प से परागकण आ ही नहीं सकते वर्तिकाग्र के ऊपर। तो बेटा ये कई बार 1 नंबर का प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है कि अनुन्मिल्यता से आप क्या समझते हैं। साथ ही अनुन्मिल्य पुष्पों के एग्जाम्पल भी पूछे जा चुके हैं और वो आपके सामने बोर्ड में लिखे हैं। कौन कौन से? बायोला, जंकस, ऑक्सैलिस, ड्रोसेरा एंड कनकोआ। तो यहाँ आके आपका ये प्रश्न खत्म कि भाई स्वपरागण किसे कहते हैं और स्वपरागण के लिए पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलन लिखिए। 2 नंबर का एकदम गजब प्रश्न है। ठीक, अब आइए बेटा तीसरे अगले टॉपिक पे। जैसे अपन ने स्वपरागण का पढ़ा है बेटा, सेम ऐसे ही अपन परपरागण का पढ़ेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है, जितना भी होता है। देखिए देखो बेटा, तो अपना अगला प्रश्न क्या हो गया? परपरागण किसे कहते हैं और परपरागण के लिए पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलन लिखिए। तो देखो ये तो मैंने हेडिंग परपरागण लिख दिया। तो सबसे पहले तो अपन को इसकी परिभाषा डिफाइन करनी, और उसके बाद में जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि स्वपरागण के लिए पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलन लिखिए। कौन कौन से लिखे थे? 3। एक तो लिखा था उभयलिंगता, दूसरा लिखा था समकाल पक्वता और तीसरा लिखा था अनुन्मिल्यता। ठीक, यहां पर अपन 5 प्रकार के अनुकूलन पढ़ेंगे, पर सबसे पहले अपन को पढ़नी है परपरागण की परिभाषा।
और ये परिभाषा भी आपको थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं। फिर भी चूंकि अपना प्रश्न चल रहा है तो एक बार मैं इसे रिवाइज कर देता हूं, सुन लीजिए। किसी पुष्प के परागकणों का परागकोश से, किसी पुष्प के परागकणों का परागकोश से उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाएगा बेटा? पर परागण कहलाएगा। अब अपना नेक्स्ट हेडिंग शुरू हो गया कि भाई पर परागण के लिए पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलन कौन कौन से हैं? तो दीज आर फाइव्स। देखो बेटा, पांचों के एक बार नाम लिख देता हूं, ठीक है ना? ध्यान से देखें। सबसे पहला तो बेटा एक लिंगता। क्या एग्जाम्पल क्या अनुकूलन लिखा मैंने बोर्ड पे? एक लिंगता, सुन लिया। दूसरा भिन्न काल पक्वता। क्या लिखा मैंने? दूसरा भिन्न काल पक्वता। तीसरा थर्ड स्वबंध्यता। स्वबंध्यता तीन हो गए ना? कौन कौन से तीन अनुकूलन हो गए बेटा? एक तो एक लिंगता, दूसरा कौन सा है? भिन्न काल पक्वता। नंबर 3 पर कौन सा है? स्वबंध्यता। नंबर 4 पे कौन सा लिखेंगे? विषम वर्तिकात्व, ये लिखेंगे। और नंबर 5 पर लिखेंगे बेटा हर्गोगेमी। तो ये 5 प्रकार के अनुकूलन पुष्पों में पाए जाते हैं पर परागण की क्रिया हेतु। मतलब क्या हुआ? ये हुआ बेटा कि पर परागण की संभावना बढ़ जाती है यदि पुष्पों में ये 5 अनुकूलन होते हैं। अब आपको 1 बाय 1 इन 5 अनुकूलनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो सबसे पहला अनुकूलन कौन सा लिखा है बोर्ड पे? एक लिंगता। कौन सा लिखा है? एक लिंगता। गौर कीजिए। देखो बेटा, ऊपर अपन ने उभयलिंगता पढ़ा था, यहां पे अपन एक लिंगता कह रहे हैं। तो एक लिंगता का मतलब एक ही प्रकार के लिंग का पुष्प में पाया जाना एक लिंगता कहलाता है। या तो पुष्प के अंदर नरजननांग पुंकेसर होगा, या फिर पुष्प के अंदर मादा जननांग के रूप में स्त्री केसर होगा। उस केस में नरजनन अंग एब्सेंट होगा। तो बेटा गौर कीजिए कि जब पुष्प एक लिंगी है तो उसके अंदर स्वपरागण की संभावना तो नेग्लिजिबल होगी, पर परागण की संभावना ही हो पाएगी क्योंकि दोनों प्रकार के जननांग तो है नहीं। अब मान लो मादा पुष्प है वो, मतलब उसके अंदर केवल मादा जननांग है, तो बेटा किसी दूसरे पौधे के पुष्प से परागकण ही आकर उस पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर गिर सकते हैं, ठीक है ना? तो यहां पर इसका एग्जाम्पल बोलेंगे पपीता। पपीता बेटा एक लिंगी पादप है। ऐसे ही एक और बता देता हूं मैं, कुकुरबिटेसी कुल के पादप। कुकुरबिटेसी कुल के पादप है ना? कुकुरबिटेसी कुल में कौन कौन से पादप आते हैं? खीरा, ककड़ी, है ना? ये सब कुकुरबिटेसी कुल के पादप हैं। तो बेटा पुष्प का एक लिंगी होना भी उनमें अनुकूलन है। किसके लिए? पर परागण के लिए, ठीक है बेटा? तो ये पर परागण हेतु पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलन। यहां से आगे कल अपन भिन्न काल पक्वता से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा? थैंक्स।